सभी डिजिलनर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज जावा ट्यूटोरियल सीरीज के 6 लेक्चर में हम समझेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। वैसे दोस्तों मैं सच बताऊँ, कई लोग ऐसे होते हैं जो कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में जब देखते हैं कि इफ़ एल्स वाइल फॉर लूप, ये तो इतनी आसान चीज़ है, इसको तो हम स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे ज़्यादा जो डेवलपर्स होते हैं वो गलती इन्हीं सब लूप्स और कंट्रोल स्टेटमेंट में करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर मुझे कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ एल्स जो सबको बहुत कॉमन चीज़ है, सब लोगों को पता है कि मैं इफ़ कंडीशन में जो डालूंगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो ट्रू वैल्यू नहीं होती है इफ़ के अंदर जो कंडीशन है वो, तो मेरा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान चीज़ है, इसमें मैं अपना ज़्यादा इतना टाइम क्यों डिवोट करूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए जब मैं आगे आने वाले लेक्चर में जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि मुझे कोई भी कंडीशन अगर लगानी है, स्विच की या वाइल कंडीशन या फॉर लूप कंडीशन लगानी है, तो वहाँ पे ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो भी आपका लॉजिक एग्जीक्यूशन होगा, तो देखिए वो किसी स्मॉल कंडीशन पे नहीं होगा। वहाँ पे जितनी भी कंडीशन होंगी वो जो भी आपकी एजाइल बेसिस पे अगर आप कोई रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जो भी आपकी यूजर स्टोरी होगी उसमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होगा, तो कोई भी कंडीशन अगर आपने जरा सी भी गलती कर दी, इवन लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, या इवन जो आपको वैल्यूज इंक्रीमेंट करनी है उसमें जो आपको कब स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन करना है कब नहीं करना है, जिसमें आपको कई बार रिटर्न होना पड़ेगा, कई बार आपको कंडीशन को ब्रेक करना पड़ेगा, कई बार आपको कंडीशन को स्किप करना पड़ेगा, उन सब से आपके बड़े से बड़े बिजनेस रिक्वायरमेंट इम्पैक्ट हो सकते हैं। और जरा सी गलती, एक सीवियरिटी 1 या 2 डिफेक्ट हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस होंगी, ठीक है, और आपको हर कंडीशन को बहुत ध्यान से इंप्लीमेंट करना होगा। और उन सब के अलावा आपको जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, जो परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट कर सकता है, उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि धीरे धीरे आपका कोड बढ़ता जाएगा। और आने वाले कल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपका कोड रीयूज हो रहा है तो वो किसी फ्यूचर डिफेक्ट को जनरेट करने में अननेसेसरी हेल्प करे, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे जैसे आप आजकल देखते हैं कि हमारा यूसेज कई कॉन्करेंसीज बढ़ रही हैं, आपका कोई कोड ऐसा हो सकता है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, ताकि हम एटलीस्ट जो बेसिक आपका कोडिंग होने वाला है, ठीक है, जो बेस है आपका, और कोई भी कोड आप दिखा लीजिए, कोई भी बिजनेस रिक्वायरमेंट दिखा लीजिए आप, उसमें बिना कंट्रोल स्टेटमेंट के, बिना जो भी कंडीशन है या लूपिंग्स हैं या बिना जंप स्टेटमेंट के आप उस कोड को कंप्लीट कर ही नहीं सकते। इसलिए आप इसको चाहे आपको आता हो चाहे ना आता हो, आप इसको फिर से बेसिक हमेशा देखिए। आप हमेशा इसमें कोडिंग करके इम्प्लीमेंटेशन देखिए कि क्या आउटपुट आ रहा है, और उसके बाद ही अपने जो मेन कोड है उसमें इम्प्लीमेंटेशन करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कंट्रोल स्टेटमेंट की अगर बात करें तो कंट्रोल स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जावा से स्पेसिफिक है। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लीजिए, वहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट आएगा ही आएगा, ठीक है। और मेनली देखिए कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ठीक है, जो मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ एक तरीके से कि ये 3 टाइप से होते हैं, जिसमें कंडीशन होते हैं, स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट होती है, जंप या ब्रांचिंग स्टेटमेंट होती है। तो बहुत बेसिक एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं। देखिए ये सिक्वेंशियल बेसिस पे अगर आप देख रहे हैं तो कोई भी अगर आप कोड लिखेंगे, है ना, आप तो वो सिक्वेंशियल बेसिस पे ही एग्जीक्यूशन उसका होगा। सिक्वेंशियल बेसिस का मतलब है कि जैसे कोड पे चलते हैं। देखिए अगर ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि इफ़ एल्स स्विच वाइल फॉर लूप जो भी है, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, इन सब के लिए मैंने पूरा एक्सप्लेन करके कोड यहाँ पे लिखा है जो आपको मैं समझाऊंगा। लेकिन आप बहुत सिंपल बेसिस समझिए कि इसके अंदर कुछ भी लिखा हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मेन मेथड पे आप जो सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपने मेथड्स लिख रखे हैं, इनका एग्जीक्यूशन उसी बेसिस पे होगा। मतलब पहले इफ़ एल्स कॉल होगा, फिर स्विच कॉल होगा, फिर वाइल कॉल होगा, फिर फॉर लूप कॉल होगा, फिर फॉर ईच लूप कॉल होगा। तो ऐसे मान लीजिए आप इन मेथड्स के अलावा आपने कुछ भी अपने मेथड्स के एग्जीक्यूशन कर रखे हैं। 1 कंडीशन में मान लीजिए आप 1 प्रिंट करना चाहते हैं, 2 प्रिंट करना चाहते हैं, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5 बेसिस पे ही वो कंडीशनल सिक्वेंशियल स्टेटमेंट चलेंगे। लेकिन अगर आप कोई कंडीशन आप पुट करना चाहते हैं कि नहीं 2 किस कंडीशन में पुट होना हो, या 3 10 बार प्रिंट होना हो, या 4 प्रिंट ही ना हो, ठीक है, तो ये जो कंडीशंस आती हैं आपकी, मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूशन आते हैं, तो उसमें आप रिपीट नहीं करेंगे। जैसे अगर आपको मान लीजिए कोई 10 को ही 10 बार प्रिंट कराना है, तो आप सिस्टम डॉट आउट प्रिंट को 10 बार नहीं लिखेंगे, आप फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इवन ऑड नंबर लिखना है, मुझे सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करना है, तो जो आपका 1 से लेकर 10 तक लूप लगाएंगे
ठीक है। तो वहाँ पे आपको इवन नंबर की कंडीशन स्किप करानी है, या आपको लगता है कि नहीं मैंने कोई बड़ा एग्जीक्यूशन हो रहा है, साइंटिफिक कैलकुलेशन हो रहा है, और जब ये जैसे स्टॉक मार्केट की अगर बात करें, स्टॉप लॉस की बात करें, ठीक है, तो इस कंडीशन पे आके वो ब्रेक हो जाना चाहिए, आपका एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाना चाहिए, फाइनेंशियल एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ब्रेक कंडीशन लगानी है, ठीक है। तो फॉर एन एग्जाम्पल आप समझ रहे हैं, कोई भी स्टेटमेंट है उसमें आपको मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूशन करना है, कोई कंडीशन ऐड करनी है, ठीक है, वो सारे काम आपके हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होंगे, ठीक है। अब अगर जावा की बात करते हैं तो जावा में देखिए 3 टाइप के आपके कंट्रोल स्टेटमेंट है। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट, इटरेशन और जंप स्टेटमेंट। अब इसमें क्या क्या आते हैं देखिए, वैसे आप अगर डायग्राम देखेंगे तो उसमें इफ एल्स या इफ एल्स के अंदर आप और भी कई इफ एल्स लिख सकते हैं, उसको ही नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। स्विच केसेस मतलब आप स्विचिंग करना चाहते हैं कुछ केसेस के बेसिस में, और चाहे तो 2-3 एग्जीक्यूट साथ में करना चाहें, या फिर कोई एक पर्टिकुलर केस को एग्जीक्यूट करना चाहें, वो सब चीज़ें आ जाएंगी। और इटरेशन में अगर आपका वाइल और फॉर लूप आता है, इसके अलावा मैंने फॉर ईच लूप भी इसमें कवर अप किया हुआ है कोड में, और जंप स्टेटमेंट में ब्रेक कंटिन्यू के अलावा मैंने रिटर्न को भी यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि कंट्रोल स्टेटमेंट रिटर्न वगैरह का यूसेज आप किस तरीके से करते हैं, और वहाँ पे क्या होगा अगर रिटर्न वगैरह लिखा होगा। तो देखिए ये जैसे आप ये जो कोड यहाँ पे देख रहे हैं, मैं अगर आपको कोड पे ले चलता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये सारी कंडीशन के लिए कोडिंग लिख रखी है, और उनको हम लोग समझेंगे। तो जैसे सबसे पहले है इफ एल्स कंट्रोल, है ना, इफ एल्स कंट्रोल आपका, जिसमें इफ कंडीशन के अंदर आपने जैसे मान लीजिए आपको ये चेक करना है कि कौन सा ब्राउजर से क्लाइंट आया है, और उसके बेसिस पे आपको कोई एक्शन लेना है। जैसे अगर आप रिमेंबर करिए कि आज के टाइम पे तो जावास्क्रिप्ट के अच्छे लाइब्रेरीज हो गए हैं जो आपको ब्राउज़र डिपेंडेंट मतलब कोड आपको या रिटर्न आपको रिस्पांस देता है। उसमें आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है कि आप क्रोम में रिस्पांस वापस कर रहे हैं या आई पे वापस कर रहे हैं मोजिला में। लेकिन पहले जब एजेक्स था तो हर ब्राउज़र अलग तरीके से बिहेव करता था, तो ये इंपॉर्टेंट होता था कि आप रिकॉग्नाइज करें पहले क्लाइंट साइड से कि जो रिक्वेस्ट आई है वो क्लाइंट से वो किस ब्राउजर से आई हुई है, और उसके स्पेसिफिक आप एक्शन ले। तो फॉर एन एग्जांपल एक सिंपल सा यहाँ पे देखिए इफ एल्स कंडीशन लिया है कि मैंने ब्राउजर ऑलरेडी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है क्रोम को। तो अगर ये जो इफ एल्स कंडीशन अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये ब्राउजर को चेक कर रहा है, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए डबल इक्वल यहाँ पे होगा, ये सिर्फ इक्वल नहीं होगा, डबल इक्वल जब आप करेंगे तभी वो कंडीशन आपके ट्रू या फॉल्स बुलियन के लिए चेक होगी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इस कोड को रन करूंगा यहाँ पे, जिसके बेसिस पे आप देखिए पहले क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू जो ब्राउजर की वैल्यू है वो क्रोम है, वो यहाँ पे आके क्रोम इक्वल टू सफारी चेक करेगा, ठीक है। क्रोम इक्वल टू सफारी क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एक अगर आप चीज देखिए तो डॉट इक्वल्स केसेस भी होते हैं, ठीक है। जब आप ऑब्जेक्ट की वैल्यूज आपस में कंपेयर करेंगे, है ना, तो डॉट इक्वल्स मेथड होता है। फॉर एन एग्जांपल जैसे मान लीजिए यही दिखा देते हैं एक बार, डॉट इक्वल्स देखिए शायद आ जाए यहाँ पे, अच्छा अभी नहीं आ रहा है। यहाँ देखते हैं ब्राउजर डॉट इक्वल्स, देखिए यहाँ पे हम चाहे तो ये इक्वल्स इग्नोर केस या इक्वल्स, इन दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं अगर आप मान लीजिए ऑब्जेक्ट में कभी कंपैरिजन करना चाहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा जब आप ऑब्जेक्ट कोई भी, जैसे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, S1 ऑब्जेक्ट है और S2 ऑब्जेक्ट है, दोनों में आपने स्ट्रिंग में कुछ आईडीज और मान लीजिए स्टूडेंट आईडी या स्टूडेंट नेम रखा हुआ है और उनका कंपैरिजन आप करना चाहते हैं, तो ये इक्वल्स मेथड को आपको ओवरराइड करना पड़ेगा और वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आप आईडी के बेसिस पे कंपैरिजन करना चाहते हैं। तो वहाँ पे भी आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा कि इफ़ स्टूडेंट डॉट आई डी डबल इक्वल टू स्टूडेंट आईडी जो भी है, S1 आईडी और S2 आईडी को चेक करेगा वो, और उसके बेसिस पे वो चेक रिटर्न करेगा आपको रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल स्ट्रिंग का हमने लिया हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, क्रोम इज इक्वल टू सफारी फॉल्स, तो इसका मतलब इसके अंदर ये नहीं जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, एल्स कंडीशन आपने लिखी है, ठीक है। अब एल्स कंडीशन के अंदर आपको ये पूरी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसके बाद भी एक इफ कंडीशन दी हुई है कि जिसमें वो एग्जीक्यूट करेगा, देखेगा हाँ ब्राउजर में क्रोम है, क्रोम इज इक्वल टू है, ये भी फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन भी एग्जीक्यूट नहीं होकर अगली लाइन में आ जाएगा। यहाँ पे भी देखिए आपने एल्स इफ लिखा हुआ है, मैंने सीधे देखिए नेस्टेड एल्स इफ का एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मल्टीपल कॉम्बिनेशन इफ एल्स के होंगे तो कैसे होंगे। तो अब इसके बाद भी फिर से अगर आपने इफ कंडीशन दिया हो तो क्या करेगा, क्रोम इक्वल टू क्रोम, मतलब ये ट्रू है, जब ट्रू होगा तो ये इस ब्लॉक के अंदर जाएगा और इसको एग्जीक्यूट करके द ब्राउजर इस क्रोम को आपका प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर मुझे इसे चलाना हो तो मैं मान लीजिए यहाँ पे सबको स्टेटमेंट को अभी मैं कमेंट कर देता हूं, तो आपको ऑटोमेटिकली आउटपुट यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए हो गया है ना। अभी इसको रन करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन,
और द ब्राउजर इज क्रोम, ये देखिए आपका ब्राउजर इज क्रोम यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये आपका इफ एल्स है और नेस्टेड इफ एल्स भी आप समझ गए। देखिए यहाँ पे इफ एल्स को मैंने बताया हुआ है, यहाँ पे कंडीशन के बेसिस पे ट्रू होती है, फिर आपकी जो नेस्टेड कंडीशन होगी वहाँ पे भी देखेगा, अगर इफ लगा हुआ है तो वो कंडीशन को चेक करेगा और फिर वो ट्रू होने के बेसिस पे जो एग्जीक्यूशन अंदर होगा वो कर देगा। ये तो फ्लो चार्ट आपका हो गया। ऐसे मल्टीपल कंडीशन आप रखेंगे तो उसके बेसिस पे वो एल्स इफ वगैरह में जो भी एग्जीक्यूशन करना होगा, सारी कंडीशन देखिए अगर उसकी फॉल्स रहती तो क्या होगा, सबसे लास्ट में देखिए सिर्फ आपका एल्स ब्लॉक है और सिर्फ इसको ही वो एग्जीक्यूट करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्रोम 2 लिख लेते हैं और उसके बाद इसको रन करने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने सेव ना करके डायरेक्ट भी रन करेंगे तो वो सेव कर देता है। ये देखिए ओके, नॉट अ सपोर्टेड ब्राउजर। ठीक है, तो ये आपका इफ स्टेटमेंट चालू हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, आप ये देखिए यहाँ पे जो मैं आने वाले कल में अभी स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह बताना, तो अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ध्यान दीजिए आप। तो कोई भी कंडीशन अगर ये ट्रू होती है तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन होगा, मतलब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है, जैसे आप अगर कोई भी चीज़ को मेजरमेंट करते हैं तो यहाँ पे कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसका बिग ओ नोटेशन के साथ में होता है। अभी आप मान के चलिए सिर्फ एक एग्जीक्यूशन होगा, यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन होने वाला है तो उसको O1 कह देंगे। तो O1 एक तरीके से काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब और नंबर ऑफ रिपीटेशन जितने होंगे आप उतने ही वो नंबर ऑफ रिपीटेशन ब्रैकेट में आ जाएंगे, वो आपका एग्जीक्यूशन टाइम हो जाएगा। ठीक है, जिसके बेसिस पे हम ये चेक करते हैं कि आपने जो एल्गोरिथम लिखी है, आपने कोई कोड का सोल्यूशन लिखा है वो कितना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जितनी उसकी टाइमिंग कम होती है, जितना सिंगल एग्जीक्यूशन में सारा काम हो जाएगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छा कोड माना जाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल कोड है, फिर इसलिए O1 यहाँ पे है और एक ही एग्जीक्यूशन है तो O1 द बेस्ट आ गया है। लेकिन जब बहुत मल्टीपल कंडीशंस आती हैं, अगर इसके अंदर फॉर लूप भी चलने लग जाता है तो उसके बेसिस पे हम लोगों को बिग ओ नोटेशन का चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हम लोगों की बात हो गई देखिए इफ एल्स कंडीशन की। अब हम लोग बात करेंगे स्विच कंट्रोल की। तो स्विच कंट्रोल के अगर अंदर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे पहले जो स्विच स्टेटमेंट होता था, ठीक है, यहाँ पे देखिए स्विच स्टेटमेंट। अभी मैंने क्या हुआ है, यहाँ पे सेम वही ब्राउजर का एग्जांपल लिया हुआ है, आपका स्ट्रिंग वेरिएबल ली हुई है और ये क्या करेगा, इस स्विच के अंदर वही आप समझ लीजिए कि इस ब्राउजर को कंपैरिजन करेगा केसेस के अंदर जो भी वैल्यूज दी हुई होंगी। ठीक है, तो ये आप मान लीजिए इफ एल्स इफ है ना, और एल्स इस तरीके से एग्जीक्यूशन हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूंगा तो जो आपकी क्रोम वैल्यू है तो ब्राउजर इस क्रोम यहाँ पे भी प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये देखिए ब्राउजर इस क्रोम यहाँ पे प्रिंट हो गया। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको स्विच केस में ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे देखिए ये ब्रेक स्टेटमेंट लगा हुआ है। अगर मैं इस ब्रेक स्टेटमेंट को यहाँ पे नहीं लगाता हूँ, ठीक है, तो वो होगा क्या कि जैसे ही आपका कोई एग्जीक्यूशन यहाँ पे होगा तो उसके बाद जो भी लाइन आने वाली है वो उसका भी एग्जीक्यूशन कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट भी इसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये आपका सही नहीं चला, मतलब आप जो चाहते थे सिर्फ ब्राउजर पे चेक करें तो वो दो चीज़ों के लिए एग्जीक्यूशन हो गया जो कि सही नहीं है। अभी इसी चीज़ को और एक समझते हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको ब्रेक रहने देते हैं और ये ब्रेक को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। इस तरीके से आपको भी एक्चुअली में ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है, कोडिंग कर करके प्रैक्टिस करनी होती है, ताकि आप गलती से भी कोई ऐसा सोल्यूशन ना डेवलप करें जिसमें डिफेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो एज वाला तो चीज़ प्रिंट हुआ है लेकिन यहाँ पे ब्रेक कंडीशन नहीं थी। तो उसके बाद क्या हुआ, वो डिफॉल्ट वाली कंडीशन में भी द ब्राउजर इज नॉट सपोर्टेड आ गया, भले ही आपने यहाँ ब्रेक किया हुआ है। यहाँ पे दोनों ब्रेक अगर हम हटा देते हैं यहाँ पे तो आपका जो एग्जीक्यूशन होगा वो देखिए एज क्रोम नॉट सपोर्टेड, ये तीनों एक सीक्वेंस में चल गए। तो ये ब्रेक क्या कर रहा है, यहाँ पे जब कंडीशन ट्रू हो रही है वहां से निकलने में आपकी मदद कर रहा है। ठीक है, अभी हम ब्रेक को कंटिन्यू को और अच्छे से समझेंगे, जो मैं आपको समझाऊंगा, है ना, और वहाँ रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में भी समझाऊंगा। ठीक है, तो ये आपके स्विच कंट्रोल के बारे में हो गया। लेकिन आपको एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देनी है, ये जो केसेस है ना, यहाँ पे ये जो मैंने स्ट्रिंग वैल्यू ले रखी है जिससे ही कंपैरिजन हो रहा है, ये यहाँ पे आपका शॉर्ट भी हो सकता है, इसकी वैल्यू बाइट भी हो सकती है, इसकी वैल्यू इंटीजर भी हो सकती है, इसकी वैल्यू कैरेक्टर भी हो सकती है, या इवन एनिमरेशन भी हो सकती है। एनिमरेशन का मतलब इनम एक टाइप ऑफ एरे है जो जावा 5 में इंट्रोड्यूस हुआ था, है ना, और उसमें सेम टाइप की आप वैल्यू जो भी रखेंगे उसके बेसिस पे भी आपका यहाँ कंपैरिजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये डाटा टाइप्स भी आप केस के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, तो वो जो केस वहाँ पे मैचिंग होगी आपकी और उसके बेसिस पे ये आपका एग्जीक्यूशन हो जाएगा आपके स्विच केस स्टेटमेंट का।
तो मोस्टली क्या होता है इंटरव्यूज वगैरह में ये ही क्वेश्चंस आपके, जैसे मान लीजिए कहीं रिटर्न है या आउटपुट के वैल्यूज पे आपका पहला टेस्ट होने वाला है तो फ्रेशर होने वाला है, तो ये वैल्यूज देके वहाँ पे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट स्विच केस में क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देने वाली, इसलिए मैं कह रहा था कि ये सारे बेसिक्स भी आपको क्लियर होने चाहिए, और ये पहले नहीं अलाउ होता था, ये बाद में अलाउ होना शुरू हुआ था। ठीक है, तो अब हमने बात कर ली है आपके स्विच कंट्रोल की। तो अभी आप देखिए अगर कंडीशंस की बात करें तो जो कंडीशंस के बेसिस पे एग्जीक्यूशन होना है उसमें सिर्फ दो कंट्रोल आपके आते हैं, इफ, एल्स और स्विच। ठीक है, अब हम बात करेंगे लूप कंट्रोल की। ठीक है, अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, हम लोग लूप कंट्रोल्स की बात करेंगे। ठीक है, लूप कंट्रोल्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे आपकी अगर आपको नंबर ऑफ कुछ रिपीटिशंस करने हैं, ठीक है, तो वो लूपिंग के थ्रू करा जाता है। जैसे अगर चार्ट पे समझते हैं, फिर से चलते हैं यहाँ पे देखिए स्विच केस में मैंने आपको बता दिया कि जो भी केस ट्रू होगा उसके बाद का जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूशन हो जाएगा, लेकिन अगर आपने वहाँ पे ब्रेक नहीं रखा हुआ है तो उसका फर्दर जो ब्लॉक होगा अगर वो भी ट्रू है तो उसका एग्जीक्यूशन भी हो जाएगा। तो ये आपको बात ध्यान देनी है वहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं लूप की। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका कुछ लूपिंग जब भी आपको करनी होगी तो लूप का कुछ ना कुछ इनिशियल काउंटर वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा, कि मतलब आपको 1 से लेके 10 तक या 10 से लेके 30 तक या 10 to 15 कुछ ना कुछ आपकी रेंज होगी। देखिए तो इनिशियल पहली रेंज आपको बतानी बहुत जरूरी है कि आपको कैसे लूप को चलाना है। ठीक है, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, इंटीजर i इक्वल टू 0, मतलब i एक वेरिएबल लेते हैं और उसमें 0 काउंटर डालते हैं, या इंट काउंट इक्वल टू 0 डालते हैं, और वो जो वेरिएबल है उसको ही, मतलब अगर आपकी कंडीशन जिस कंडीशन पे आप लूपिंग करना चाहते हैं वो सही रहती है तो आप उसको काउंटर को बढ़ाते जाते हैं, और एक कंडीशन आप सेट कर देते हैं कि कितनी देर तक चलेगा। जैसे मान लीजिए इंटीजर काउंट इक्वल टू 1 लेते हैं और 10 तक इसका एग्जीक्यूशन होना है, तो 1 जब आपका वेरिएबल होगा तो पहली बार आपने जो भी कोड लिखना उसका एग्जीक्यूशन किया, फिर आपने उसको सबसे लास्ट जहाँ पे एग्जीक्यूशन हो चुका है सबसे लास्ट स्टेटमेंट में आपने फिर से 1 को बढ़ा के 2 कर दिया, फिर वो जाएगा 2 को देखेगा कि हाँ भाई मतलब आपने 10 बार चलाना है तो वो 10 अभी तक आया है कि नहीं आया, तो 2 3 4 करके जब 10 आ जाएगा तो 10 के एग्जीक्यूशन के बाद जब आप इंक्रीमेंट करेंगे 11, तो 11 के जैसे ही आपका नंबर होगा और आपने कंडीशन लगा रखी नहीं इसको 10 काउंटर तक ही चलना है, जो आपने काउंट का वेरिएबल बार बार बढ़ाते जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो ब्रेक होकर आउटसाइड आ जाएगा, उस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपका यही सेम चीज़ आपकी डू वाइल, मतलब जो आपका डू वाइल है या फॉर लूप है, दोनों में ये सब चीज़ें फॉलो हो रही हैं। अब हम कोड को अगर देखेंगे यहाँ पे, देखिए अगर यहाँ पे चलते हैं, अच्छा आपको डायरेक्ट अगर इस कोड के अंदर जाना है, कभी भी जो डेफिनेशन होती है तो आप कंट्रोल और माउस पे क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक, तो ऑटोमेटिकली आप इस कोड के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए आपने कॉलिंग वाइल लूप कंट्रोल के अंदर आप आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 बेस मैंने दिए हुए हैं, जहाँ पे सिंपल एक पहला एग्जीक्यूशन है सिर्फ वाइल कंडीशन के बेसिस पे। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हुआ है कि यहाँ पे एक नंबर लिया हुआ है जिसकी वैल्यू हमने ले ली है 10, मतलब 10 टाइम्स इसका एग्जीक्यूशन करना है, और इस नंबर के जब भी ये ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, अब चूंकि 10 है, 10 पहली बार ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा, तो आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन हो जाएगा और आप इसको घटाते जाएंगे, मतलब 10 9 8, ठीक है, 1 तक जब ये आएगा तभी भी 0 वाली कंडीशन में क्या होगा, ये फॉल्स होगा तो एग्जीक्यूशन नहीं होगा इसका। सिमिलर चीज आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि ये जो वाइल के अंदर सारी कंडीशन आपने रखी हुई है इसको डू वाइल के रूप में भी लिख सकते हैं, मतलब डू क्या आपको करना है वो डू लूप के अंदर आके और उसके बाद वाइल की कंडीशन जो आपने यहाँ वाइल की कंडीशन ऊपर रखी हुई थी वो स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद में आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 वे होते हैं डू वाइल स्टेटमेंट लिखने के तरीके। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या हुआ है कि एक नंबर 2 जैसे मैंने ले लिया क्योंकि नम यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन था, तो num2 = 10 लिया हुआ है, हमने कोड का एग्जीक्यूशन कर दिया और उसके बाद उसका इंक्रीमेंट यहाँ पे जो भी है वो बढ़ाने की बजाय घटा रहे हैं हम लोग। ठीक है, और वो यही चेक जो यहाँ ऊपर होने वाला था वो हमने लास्ट में एग्जीक्यूशन इसका चेक कर रहे हैं। अगर ये ठीक है 10 ग्रेटर देन 0 है तो फिर से यहाँ पे आके वापस वो उसका एग्जीक्यूशन करने लग जाएगा और इस तरीके से ये पूरा वाइल डू लूप आपका चलेगा। ठीक है, एक बार इसको चला के देखते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका 10 9 8 7 6 4 3 2 1 जो भी है आपका वो पहला वाला लूप चला था, उसके बाद फिर से 10 9 8 ये वाला दूसरा वाला लूप चला था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ऑलरेडी इसका नंबर का आपने कंडीशन जो भी है रिपीटेटिव जो भी है आपने वो चीज़ें करनी है। अब यहाँ पे क्योंकि जो नंबर मैंने लिया हुआ था उसी नंबर को मैं प्रिंट करा रहा हूँ, जो यहाँ पे पास कर रहा हूँ, तो ये नंबर ही प्रिंट होता जा रहा है। तो जैसे जैसे आप देखिए नंबर माइनस होता जा रहा है तो उसकी वैल्यू कम हुई है, तो वो नंबर यहाँ पे एक कम होके और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट होता जा रहा है। ना माइनस माइनस का मतलब ये होता है कि
नंबर इज इक्वल टू नम -1, ठीक है। ऐसे अगर नम प्लस प्लस हो जाएगा तो नंबर इज इक्वल टू नम +1, जो उसकी पहले वैल्यू थी उस पर +1 ऐड करके वहाँ पे वो स्टोर वैल्यू कर दी जाएगी जो वेरिएबल है, ठीक है, अपडेट कर दी जाएगी वैल्यू। और अगर नम माइनस आपने लिखा हुआ है तो जो एक्चुअल में उसकी पहले 10 वाली वैल्यू थी वहाँ पे एक घटा के, एक माइनस करके आपकी जो पुरानी वैल्यू थी 10 को, उसको रिप्लेस करके 9 कर दिया जाएगा। तो ये इसका मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सीधे सीधे आपको आसान भाषा में लिखने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं फॉर लूप की, ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबर जो फॉर लूप है, फॉर लूप क्या है, नंबर इज इक्वल टू 1 किया, ठीक है, और उसमें कंडीशन डाल दी कि जब तक वो 10 हो, ठीक है, तब तक वो खाली चलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले मैंने इसको डिफाइन की कि जो भी आपका काउंटर होने वाला है वो कहाँ से स्टार्ट होना है, ठीक है, तो वो 1 से स्टार्ट होना है हमारा, ठीक है। और उसके बाद जब इसकी वैल्यू यहाँ पे नम हो जाएगी तो यहाँ पे नीचे ना करके फॉर लूप के सबसे जो लास्ट कंडीशन है ना, यहाँ पे ये पहुंच जाता है और यहाँ पे इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, जो मैंने आपको बताया था अभी कि इसका मतलब यही है कि नम इज इक्वल टू नम +1। ये देखिए जो यहाँ पे मैंने बताया था ना, जो यहाँ माइनस माइनस लिखने पे माइनस माइनस नम इज इक्वल टू नम -1, मतलब एक कम करके आप नंबर की वैल्यू अपडेट कर दीजिए। तो यही नम ++ है यहाँ पे कि जो आपकी 1 थी उसको वैल्यू का आपने ++ करके एक प्लस करके उसमें 2 वैल्यू हो जाएगी उसकी, और वो आपकी नंबर वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अब आप ये मत सोचेगा यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे 3 ++ कर दूंगा या यहाँ पे 3 माइनस कर दूंगा तो वो उतनी ज़्यादा नंबर उसमें घटा देगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ एक ही काउंटर के रूप में चलता है, ठीक है। अगर आपको अलग से डिफाइन करना है कि नहीं उसके वैल्यू 2 से माइनस हो तो आपको इस तरीके से ही डिफाइन करना पड़ेगा, नम इज इक्वल टू नम -2, ठीक है। यहाँ पे नम माइनस लिखने की जरूरत नहीं होगी, ये नम माइनस या नम ++ जो भी आप लिखेंगे वहाँ पे 1 माइनस होना या 1 प्लस होना खाली उतना ही होगा, 1 ही वैल्यू होगी खाली, +-2 300 ऐसे कुछ नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि नम ग्रेटर देन 10, तो ये देखेगा कि जो आपने 2 वैल्यू करी है वो अभी भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 है। अगर 2 ग्रेटर देन 10 है तो ये, अब देखिए यहाँ पे ये गलत है, इसको यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। तो 2 लेस देन इक्वल टू 10 होगा तो वो वैल्यू का एग्जीक्यूशन हो जाएगा। अब इसको रन करते हैं तो ये देखिए 1 से लेकर 10 तक आपकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई है, ठीक है। तो ये आपका फॉर लूप हो गया। फॉर ईच लूप क्या होता है, फॉर ईच लूप देखिए बहुत आपका हेल्पफुल होता है अगर आप कोई एरे बनाते हैं। अभी एरे और स्ट्रिंग का मैं आपको अलग से बनाने वाला हूँ, ऑलरेडी मैंने बताया नहीं, पर एरे का मतलब आप समझ लीजिए एक बकेट है जिसमें आपने सारी वैल्यूज यहाँ पे डाल दी है। ये इंटीजर टाइप का एरे, इसलिए आपने इंटीजर टाइप की वैल्यूज यहाँ पे कई मल्टीपल नंबर से स्टोर कर लिए हैं। अब 1 बाय 1 आप इसको पिक करके अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो जब फॉर लूप में अगर आप करते हैं ना तो यहाँ पे एरे और फिर ब्रैकेट लगा के 0 1 2 3 या आई करके आपको प्रिंट करना पड़ता है। लेकिन फॉर ईच एरे में क्या है, फॉर ईच एरे में जो नया लूप है यहाँ पे ईच करके नहीं लिखा होगा, यही फॉर लूप आप क्या लिख सकते हैं कि एरे का जो भी एलिमेंट है, कि एलिमेंट का जो भी टाइप है बस वो टाइप आप डिफाइन कर दीजिए और आगे उसका कोई भी नाम दे दीजिए। वो एरे में से 1 बाय 1 उठ के ऑटोमेटिकली यहाँ पे असाइन होगा और इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो हम फॉर ईच लूप को प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो एरे में से एलिमेंट थे एक एक उठ के वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये सिंपल सा फॉर ईच लूप आपको बहुत आसानी देता है और बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से फॉर लूप को लिखने के लिए। आज के ज़माने में अगर आप देखेंगे कोई ऑब्जेक्ट होगा या एरेज होगा, है ना, तो वहाँ पे हर जगह ये अपडेटेड फॉर ईच लूप का यूज़ होता है। या ईच नहीं लिखा जाएगा लेकिन वही फॉर लूप अलग तरीके से लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे जितने भी मैंने मेथड्स बनाए ये एक्चुअली में देखिए स्टैटिक वॉइड मेन मेथड के अंदर से यूज़ है। मतलब स्टैटिक मेथड के अंदर से मैंने जो मेथड कॉल कर रहे हैं बिना इंस्टेंस बनाए कॉल कर रहे हैं, और बिना इंस्टेंस बनाए अगर इनको कॉल करना है स्टैटिक मेथड से तो आपको वो सारे मेथड भी स्टैटिक टाइप से ही डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आप चीज़ ध्यान दीजिए। अब चलिए बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की यहाँ जो कि है आपका ब्रेक, ठीक है, कंटिन्यू और आपका रिटर्न, ठीक है। इन जो कंट्रोल स्टेटमेंट है यहाँ पे कहाँ आपको ब्रेक लगाना है, कहाँ आपको रिटर्न करना है, कहाँ आपको कंटिन्यू करना है और उससे क्या होता है, ये आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट की बात करूँ जो मैंने स्विच केस में ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर रखा था, ठीक है। यहाँ पे आपको कंटिन्यू और ब्रेक और ये सब ऐसा नहीं है कि स्विच केस में ही इंप्लीमेंट होता है, ये फॉर लूप के अंदर भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, डू वाइल के अंदर भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी इनफाइनाइट लूपिंग चल रही है उसमें आपको कब ब्रेक करना है कब कंटिन्यू करना है, और कई बार इफ एल्स कंडीशन में कई ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ से आपको रिटर्न
आ जाना। रिटर्न का मतलब है जो भी मेथड से एग्जीक्यूशन इफ एल्स का आपका हुआ है वहां पे वापस आ जाना। मतलब हो सकता है 100 नंबर ऑफ मेथड्स हो, तो 98 ने 99 को कॉल किया 98 ने 99 को कॉल किया और 99 में किसी कंडीशन के बेसिस पे वापस 98 पे जाना है। तो वहाँ काम के लिए आपको रिटर्न मेथड, एक्चुअली में रिटर्न जो आपका स्टेटमेंट है वो आपको हेल्पफुल करेगा। ठीक है, अब आप ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ब्रेक कंडीशन को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल 1 है जहाँ पे ये फॉर लूप है। तो इस फॉर लूप में ये जो कंडीशन यहाँ पे 0 से लेकर 10 तक प्लस हम कर रहे हैं, अगर उसके इंडेक्स 3 होता है तो हमें ये टर्मिनेट कर देना है फॉर लूप। ठीक है, और इसी तरीके से आप यहाँ पे अगर कंडीशन देखें, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, मैंने 2 फॉर लूप यूज किए हुए हैं और इन 2 फॉर लूप में कोई एक बीच में कंडीशन आती है जहाँ पे इनर इंडेक्स की वैल्यू, मतलब पहला जो आउटर इंडेक्स था जिसमें एक फॉर लूप के अंदर ऑलरेडी फॉर लूप चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई कंडीशन उसकी 3 आती है वहाँ पे मुझे ब्रेक करना है, तो ये मैंने कंडीशन यहाँ पे ब्रेक की रखी हुई है। कंटिन्यू में क्या होगा कि अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑड नंबर्स आपको प्रिंट करना है, तो आपने 1 प्रिंट किया, उसके बाद जब 2 उसकी वैल्यू आती है, ठीक है, जो इवन नंबर होते हैं वो हमेशा 2 से डिविजिबल होते हैं, तो अगर उसका रिमाइंडर 0 ही होगा तो आपको वो प्रिंट नहीं करना है, आपको स्किप कर देना है। तो स्किप करने वाली चीज जो है वो कंटिन्यू है। तो कंटिन्यू का आप स्किप तरीके से समझिए। अगर आपको कोई स्टेटमेंट स्किप करानी है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे जैसे 1 आया आपका, तो यहाँ पे ये कंटिन्यू में ना जाके ये आपकी चीजें प्रिंट कर देगा, लेकिन जब 2 आएगा तो इसके अंदर जाएगा कंटिन्यू, मतलब इसके नीचे का जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो फिर से ऊपर आ जाएगा और इंक्रीमेंट कर देगा आपका नंबर। तो ये काम आपका कंटिन्यू के थ्रू होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें रिटर्न की, तो यहाँ पे देखिए मैंने सर्च ऑपरेशन रखा हुआ है, जहाँ पे अगर मैं 3 को सर्च करता हूँ, ठीक है, तो या 10 को सर्च करता हूँ, ठीक है, तो ये इस नंबर में जाएगा। इस नंबर में जो भी आपका एलिमेंट है उसमें फॉर लूप लगा रखा है 1 2 3 4, जो मैंने फॉर ईच वाला ब्लॉक आपको नया बताया है, वो मैप करेगा इस की से। अगर आपकी की यहाँ पे सेम टू सेम मैच हो जाती है तो वो रिटर्न कर देगा आपका सक्सेस, अगर मैच नहीं होती है तो फेलियर। मतलब ये स्ट्रिंग टाइप एक्चुअली में रिटर्न कर रहा है यहाँ से। ठीक है, जो स्ट्रिंग की वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी सक्सेस, वो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी इस मेथड से। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिटर्न टाइप है इस मेथड का। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, हर मेथड के पहले रिटर्न टाइप बहुत जरूरी है। अगर आप वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो उस रिटर्न का डाटा टाइप यहाँ लिखना जरूरी है, अगर नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे वाइड लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने स्ट्रिंग लिखा है, मतलब जो भी आपने ये मेथड कॉल किया है इससे स्ट्रिंग की वैल्यू रिटर्न आएगी जो आपने सक्सेस किया। अगर वो वैल्यू मैच होती है, मतलब 3 अगर मैच होता है इसमें, अगर बकेट में आता है 3 तो यहाँ पे सक्सेस आ जाएगा, और 10 अगर मैच होता है यहाँ पे तो सक्सेस आएगा, अगर नहीं मैच होता है तो यहाँ पे फेलियर लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिटर्न स्टेटमेंट का भी कंट्रोल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि जैसे मैंने बताया था कि मल्टीपल नंबर ऑफ मेथड्स होंगे और उस जिस भी मेथड से आप किसी सबसिक्वेंट मेथड को कॉल करेंगे वहाँ वापस आना है, तो वहाँ पे आपको रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करना है। तो ये सब जो यूसेज है देखिए, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और इसमें आपको बहुत अच्छी जो नॉलेज होगी या एजुकेशन होगा वो वहाँ पे जरा सी इग्नोरेंस की वजह से डिफेक्ट आने के चांसेस बहुत रहते हैं। इसलिए आप बड़े ध्यान से इन सब चीज़ों को पहले एक छोटा सा कोड बना के देखिए, एग्जीक्यूशन करिए, और तभी आपने मल्टीपल कंडीशन ऐड करिए। देखिए होता क्या है कि जब हम इफ एल्स कंडीशन वगैरह अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो कंडीशंस आती है ना इफ एल्स की, ये इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं होती है। वहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल आपके ऑपरेटर, आपको मल्टीपल कंडीशन ऐड करनी होती है। जैसे आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपको 2 कंडीशन होते हैं कि इफ़ ब्राउज़र सफारी है और सफारी ब्राउज़र के साथ में वो एज भी है, ठीक है, अगर ऐसी 2 कंडीशन आ जाती हैं तो यहाँ पे बताइए आप कौन सी कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो ब्राउज़र की वैल्यू है वो या तो क्या कहते हैं सफारी और एज के दोनों को कॉम्बिनेशन में होगी, तभी ये वैल्यू प्रिंट होगी, वरना तो प्रिंट ही नहीं होगी। तो क्या होगा, हमेशा नॉट अ सपोर्टेड ब्राउज़र आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं सफारी या ब्राउज़र में से कोई एक वैल्यू हो तो आपको यहाँ पे और ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आप अपने आप प्रोजेक्ट्स वगैरह में एग्जीक्यूशन करेंगे वहाँ पे हमेशा मल्टीपल कंडीशंस आएंगी। तो आप हमेशा ये देखिएगा, अगर 2 कंडीशन दोनों की दोनों हमेशा ट्रू होनी है, या मान लीजिए 10 एग्जीक्यूशन है, 10 की 10 ट्रू होनी है, तो वहाँ पे हर जगह आपको एंड ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा और डबल एंड इस तरीके से रखना पड़ेगा। लेकिन कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाए और उसके बाद वो चीज़ का एग्जीक्यूशन होना है तो वहाँ पे आपको और ऑपरेटर का यूज़ करना है। ठीक है, अब मान लीजिए आपका 5 वेरिएबल ऐसे हैं जिसके एंड पैरामीटर होने चाहिए या उसके अलावा कोई और चीज़ होनी चाहिए, तो आपको क्या करना है, हमेशा वो ब्रैकेट के अंदर कंडीशंस रखनी, ताकि आपको ये सब चीज़ें क्लियर रहें कि ये 2 के कॉम्बिनेशन वाली यहाँ पे एक चीज़ एग्जीक्यूट होनी है या कुछ और, है ना। तो आपको उसके अंदर इस तरीके से ब्रैकेट में कंडीशन रखनी है, और हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि इसका आप छोटा सा कोड बनाने के बाद
ही उसका एग्जीक्यूशन करें, ठीक है, तो आपका कोड सही से चलेगा, ठीक है। और उसमें हमेशा आप बड़े जो भी प्रोजेक्ट्स काम करेंगे वहाँ पे देखिए कभी भी सिंगल कंडीशन इतने आसानी से नहीं होगी जैसे मैंने आपको दिखाया, हमेशा आपको एंड या और ऑपरेटर का यूसेज वहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप जरूर ध्यान रखिएगा और इसका हमेशा आप पहले से अपना छोटा सा जरूर कोड बनाइए और उसके बाद ही अपने जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया एक रिटर्न स्टेटमेंट जो सबसे लास्ट में मैंने बताया था आपको, जब भी रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगा तो वो बाकी के एग्जीक्यूशन मेथड ना करके वहां से एग्जिट होके जो भी कॉलर मेथड था वो वहां पे वापस पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। कंटिन्यू का मतलब आप स्किप समझिए कि उसके नीचे की जो कंडीशन होगी वो स्किप हो जाएगी, उसका एग्जीक्यूशन ना होके जो लूप था उस लूप में ही चलता रहेगा। ऐसा नहीं हो कि लूप को ब्रेक करके बाहर चला जाएगा। अगर आपको लूप को भी ब्रेक करके बाहर जाना है जहां पे जो मेथड से कॉलिंग हुई थी तो आप रिटर्न यूज करिए, लेकिन लूप में जो अगली कंडीशन को स्किप करना है आपको और उसके बाद भी लूप चलते रहना चाहिए तो आपको कंटिन्यू यूज करना है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। और ब्रेक का मतलब क्या है कि ब्रेक का मतलब ये है कि वो जो लूप है, जैसे रिटर्न है, रिटर्न में क्या होगा कि जहां पे कॉलर मेथड था वहां वापस चला जाएगा, लेकिन ब्रेक वाले उसी मेथड में रहेगा, लेकिन जो लूपिंग चल रही है उस लूपिंग को वो ब्रेक कर देगा और उसके बाद के जो एग्जीक्यूशन होंगे वो सारे एग्जीक्यूशन उसी मेथड के अंदर होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर रखनी है। उसके बाद चलिए मैं आपको बताऊंगा कि नो कॉल बाय रेफरेंस, जावा में हमेशा कॉल बाय वैल्यू होती है, कॉल बाय रेफरेंस नहीं होती, और एरेस और स्ट्रिंग के बारे में और थोड़ी डिटेल से समझाएंगे। स्ट्रिंग एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना चाहिए, क्योंकि इसमें इम्यूटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे इंटरव्यूज में भी, और इवन अगर आपको कोई बहुत बढ़िया कोड लिखना है जिसमें जावा मेमोरी एरर वगैरह नहीं आएगी ज़्यादा, उनका यूसेज बहुत अच्छे से करना है। जैसे मैंने पिछले गार्बेज वाले में बताया था कि आपको कांस्टेंट पूल वगैरह क्रिएट करना है डॉट इंटर मेथड का यूसेज करके, वो सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करूंगा। और एरेस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि एरे का यूसेज करके आप कई ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी अपने अगले लेक्चर में। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू लाइक यू कैन कनेक्ट मी एनी टाइम ऑन माई WhatsApp number. Let me show you. So keep happy and be happy and keep learning. Thank you so much.